Hello viewers, once again I welcome you on my channel New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स को। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की। लॉ ऑफ मास एक्शन को हमने डिस्कस किया था और हम एक रिजल्ट पर पहुंचे थे और हमने एक नई क्वांटिटी Kc को डिस्कस किया था और हमने रिवर्सेबल रिएक्शन का Kc के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है ये हमने बात की थी प्रीवियस वीडियोस में। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प आउट कर रही हैं, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू। आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। तो जो प्रीवियस लेक्चर्स थे या प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की, ठीक है, जस्ट लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज़ करके हमने एक रिलेशनशिप बनाया था, एक फार्मूला हमने डिराइव किया था। आज उस एक्सप्रेशन का एक्चुअल इक्वेशन के साथ क्या ताल्लुक बनता है और फिर एंड पे जाके हम देखेंगे Kc का यूनिट किस तरह डिराइव होता है। सो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप कोई इक्वेशन, आपको एक्चुअल इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसका यूनिट कैलकुलेट कीजिए, या फिर वो कहेगा कि इसको जनरल इक्वेशन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन का जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव कीजिए। ज़्यादातर बातों का तल्लुक प्रीवियस लेक्चर के साथ ही है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप वाइट बोर्ड पर मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिवर्सेबल रिएक्शन रिप्रेजेंट किया गया है और उसको हमने लिखा है, फर्जी एलिमेंट्स हमने लिए हैं A एंड B, जो कि रिएक्शन करने के बाद प्रोड्यूस करते हैं C एंड D। ठीक है, ये बात तो पीछे भी हुई थी। नई चीज़ इसमें है स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? याद रखिए, केमिकल रिलेशनशिप को, केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बगैर बात नहीं बनती। हो सकता है आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जिक्र पहली दफ़ा सुना हो, तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन आपको दे के आगे चलूँगा। केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जिसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ एटम्स, या फिर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड्स पर इक्वल होने चाहिए। अगर किसी इक्वेशन में ऐसा है तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन करना एक अच्छी खासी प्रैक्टिस है, ये आपको प्रैक्टिस के बाद आएगी, ऐसे ये नहीं आती। मैं 9th क्लास की वीडियोस जब अपलोड करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊं, लेकिन बैलेंस करना जो है दैट इज़ अ प्रैक्टिस, दैट इज़ अ आर्ट। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद आप इस काबिल होते हैं। ठीक है, सो उस वीडियो का वेट कीजिए, या मेरी टाइमलाइन के ऊपर आपको शायद वो वीडियो मिल जाए, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो बात करते हैं, वापस आते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इधर कुछ लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल, जैसे कि मैंने A, स्मॉल b और स्मॉल c लिखा हुआ है। अच्छा, ये शो क्या करते हैं? डिजिट्स। इनको कोएफिशिएंट्स भी हम बोलते हैं, डिजिट्स को, लेकिन ये हमें एक मालूमात प्रोवाइड करते हैं। ये हमें पता बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, अगर मैं इसको समझने के लिए आप इस तरफ देख लीजिए, इसको मैं एंड पे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इधर देखिए, अगर हम तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आर कंबाइनिंग टू गिव अमोनिया। तो यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन
और हमें मिलते हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, सो ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। मेरा ख्याल है आप बात को समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। जो लास्ट टाइम हमने ला के लिए केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था, उसको हम इस इक्वेशन के साथ कैसे जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको नजर आ रहा है ये मोलर कंसंट्रेशंस हैं। जिसके गिर्द होगी ये उसी की मोलर कंसंट्रेशन को या एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैंने पीछे बताया था। अब एक नई चीज जो आई है, जो आपके लिए नहीं हो सकती है, वो ये है कि हमने इनको जब स्क्वायर ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को लिखना है, सब्सटेंसेस को लिखना है, तो जो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है डिजिट, यानी कि जो उसका कोएफिशिएंट है, उसको पावर की शक्ल में हमने लिखना है लाइक दिस। अगर ए के साथ स्मॉल ए है, वो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ऊपर पावर में आएगा। अगर नहीं भी समझ आई, वीडियो को एंड तक जुड़े रहिए, ध्यान से देखते रहिए। आई डू बिलीव कि ये एंड तक आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ओके, चले हम देखते हैं फिर। अगर ये केमिकल इक्वेशन है, रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो हमने कहा था कि रिवर्सेबल रिएक्शंस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बहुत बात यहाँ पे नोट फरमा लें कि मैंने हूबहू जो बुक पर या आपकी की बुक्स पर मोस्टली होता है, मैंने वो नहीं लिखा। प्लीज़ आप अपनी बुक का सहारा लीजिए, या आप जो भी हेल्पिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ कीजिए। उधर से सवाल को आपने कैसे करना है, डेकोरेट किस तरह करना है, कौन सी चीज़ लिखनी है, कौन से सेंटेंसेस लिखने हैं, वो सारा कुछ आपको डेकोरेटेड फॉर्म में वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे मैं सारा नहीं लिख सकता, मुझे सिर्फ मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये हिस्से जो हैं वो सारे के सारे मैंने आपकी बुक से उठाए हैं। आप अपनी बुक को खोलिए, अपना जो भी हेल्पिंग मटेरियल आपके पास है, हेल्पिंग बुक्स हैं, सब क्वेश्चन आपने वहीं से प्रिपेयर करना है, वहीं पर आपको सेंटेंसेस वगैरह बने हुए मिल जाएंगे। सारा कुछ इसको सेम एज आपने कॉपी करके पेपर में या टेस्ट में नहीं लिखना, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा मकसद यहाँ पे समझाना है। सो चलते हैं आगे जी। जब इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे तो आर एफ रिप्रेजेंट्स हियर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने पढ़ा था, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रेज्ड। अब नई चीज जो आई है वो है रेज्ड टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो हमने कहा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। लेकिन अब जो नई चीज आ रही है वो ये है कि हमने इसके ऊपर पार्स को भी लिखना है, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, इसलिए मैंने पार की शक्ल में ए और बी को लिख दिया। इसी तरह ये रिएक्शन चूंकि बोथ साइड्स पर मूव करता है, सी और डी बी मिलकर ए और बी बना रहे हैं, इसलिए मैं इसको बोलता हूं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reacting substances raised to the power equal to the number of moles in balanced chemical equation। वही उसी तरह प्रोपोर्शनैलिटी साइंस को ख़त्म करके के एफ लाया हूँ, इधर मैंने के आर लाया है। इस चीज़ से आप बखूबी वाकिफ़ हैं पहले, सो मैं ज़्यादा जोर इस पर नहीं दूंगा। जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है तब क्या होता है, तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी कि दोनों रिएक्शंस की, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रेट जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं। जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी स्पीड से प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। इसका मतलब ये है। लेकिन ये याद रहे, ये बात किसकी हो रही है, एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इससे पहले या इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस के बाद की बात नहीं हो रही, एट इक्विलिब्रियम स्टेज। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। वही जो मैंने वैल्यूज उधर निकाली हैं उनको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अभी आर एफ इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर की वैल्यू जो है वो इधर है, तो वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। प्लेस करने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ से
KF/KR, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी जाना था KF और KR इज इक्वल टू KC, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो मैथ में हमें जो है वो मैथ का सहारा लेकर इसको हम इस तरह लिख देंगे। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं जी को वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स को ही क्यों हम ऊपर लिखते हैं, इट्स कन्वेंशनल, ये रस्म है, रवाज है जी, मैथमेटिकल लॉजिक कोई नहीं है, इसका एक रस्म है जी कि हमने इसको इसी तरह लिखना है, इसलिए हमने इसको लिख दिया। इज दैट ओके? आई होप कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब चलते हैं आगे। इसमें आएगा रिवर्सेबल रिएक्शन एक और। अब तो हमने उधर ए बी सी फर्जी एलिमेंट्स लिए थे, अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल रिएक्शन की। जब उसको अप्लाई करेंगे तो फिर शक्ल कैसी बनेगी, वो ये बन जाएगी, हाइड्रोजन प्लस आयोडाइन कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते। ओके, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप केसी को किसी भी तौर से डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ भी आप इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सो केसी जो है वो सपोर्ट ही बैलेंस इक्वेशन को करता है, इसके ऊपर मैं बार बार जोर दे रहा हूं। वही बात प्रोडक्ट्स जो हैं उनके कंसंट्रेशन को ऊपर लिख दीजिए। मैंने आपको कहा स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं रेज टू द पावर, ओके, इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन केमिकल इक्वेशन। सो ये नंबर ऑफ मोल इसके 2 हैं, 2 इसकी पावर बन जाएगी। हाइड्रोजन इसके साथ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा पावर में। आई के साथ भी कुछ नहीं है तो इसके साथ भी कुछ नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं 2 लिखना भूल गया था, इंसान होना भूल सकता हूँ भाई, ठीक है। तो ये जनाब हमारे पास एक्सप्रेशन ये बनेगा। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल इसके आप देख लीजिए। अमोनिया की फॉर्मेशन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों ट्रीट करते हैं तो ये बनता है हमारे पास, ये बना जी केसी। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखें, जो केसी है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है स्टूडेंट्स, वो जब एस्टैब्लिश होता है तो हम इस्टेब्लिश होने के बाद इसको ये डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशंस पर। इस्टेब्लिश होने के बाद कंसंट्रेशंस पर ये डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर और प्रेशर को जो है उसकी वजह से ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या देंगे वो। सो चूंकि ये एक नई क्वांटिटी है, ठीक है, हम अगर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब इस्टेब्लिश हो जाता है, ना मैं पहले की बात कर रहा हूँ ना मैं बाद की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश जब हो जाएगा, फर्ज कर लेते हैं हम ये वाला रिएक्शन, तो इसमें मैं इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के बाद इसकी कंसंट्रेशन और इन दोनों की कंसंट्रेशन मुझे अगर मालूम हो जाएं तो मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं बाय पुटिंग द कंसंट्रेशन इन दिस एक्सप्रेशन। सही, इनकी वैल्यूज को एट इक्विलिब्रियम, पीछे तो हम नहीं, मैं पीछे की बात कर ही नहीं रहा क्योंकि पीछे इक्विलिब्रियम बना ही नहीं है, तो सो आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्विलिब्रियम का एस्टैब्लिश होना जरूरी है। सो ये एट इक्विलिब्रियम स्टेज मेरे पास अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मिलती है तो हाइड्रोजन की भी और आयोडाइन की भी, तो मैं दोनों की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करूंगा और Kc की एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चूंकि अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आपको पता ही है, तो फिर इसको एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट भी चाहिए। जैसे आप जाते हो दुकान पे तो चीनी मांगते हो 5 किलोग्राम, तो 5 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन साथ आपको यूनिट भी चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, किलोग्राम। सो इसका भी एक यूनिट होना चाहिए भाई, ठीक है। सो अब इसके यूनिट्स की तरफ हम आते हैं, तो वही इक्वेशन फिर लिख लेते हैं समझने के लिए। पहली बात तो ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स टू the product of products, concentrations of products raised to the power of coefficients as expressed in chemical equation।
ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन प्रॉपर बनती है और वो मैंने इसी का जिक्र किया है। सो आप समझ लेते हैं कि ये क्या यूनिट्स क्या है। दूसरा हमारा टॉपिक है, लास्ट पर हम पहुंचने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ हैं और आपको इन बातों की समझ आ चुकी है। हाइड्रोजन प्लस आयोडाइन मिलकर बनाते हैं दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बार इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं तो वही वाला बना। अभी ये आपकी एक नई चीज़ है, पिछली वीडियो में मैं भूल गया था, स्किप हो गई थी मुझसे। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। एक क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन के अंदर हमने जितने मोल्स डिजॉल्व किए, मैंने बात की थी सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की, सॉल्यूशन जब मैंने ए और बी बनाने का जिक्र किया था, अगर आपको वीडियो आपने देखी तो आपको याद होगा। ठीक है, सो इसकी जो कंसंट्रेशन का तो यूनिट होता है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ऊपर वाला जो व्हाइट बोर्ड पर देखिए प्लीज, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी कंसंट्रेशन का जो यूनिट बनेगा मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये पर क्यूबिक डेसीमीटर इस तरह, चूंकि पर में 2 है तो इधर यूनिट्स में भी 2 पुट करेंगे। नीचे आ जाइए, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, कंसंट्रेशन का यूनिट तो चेंज नहीं होगा, इसका भी वही रहेगा। ठीक है, सो अभी जो मामला है वो इसका फाइनल करते हैं यूनिट को कि वो कैसे। ऊपर देख लीजिए तो ये जनाब हमारे पास ये कट जाएगा सारे का सारा। अगर आप मैथ का थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसका यूनिट कोई नहीं होगा, कट जाएगा, इसका यूनिट केसी का नहीं होगा। तो आप सोच रहे होंगे तो सर फिर इसका यूनिट क्या लिखेंगे। रिजल्ट सुन लीजिए, वो वाले केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं उनका यूनिट नहीं होता केसी के लिए। देख लीजिए कितने मोल हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के, 2, इधर कितने हैं, हाइड्रोजन 1, आयोडाइन 1 और 1 2 एंड 2, दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ गए ना। अब इसका यूनिट नहीं होगा। लेकिन सब केमिकल रिएक्शंस में ऐसा होता भी नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सेम आए, वो डिफर करते हैं। आप देख लीजिए ये वाली एग्जांपल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तो बनता है हमारे पास अमोनिया। काउंट कर लेते हैं, इधर वाले 3 और 1 4, और इधर से कितने बने 2, यहाँ पे 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये इसका जिक्र हो रहा है। 4 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो फिर इसके मामले में क्या, इसके मामले में ये देख लीजिए वही केसी को जो है वो आप इस इक्वेशन पर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद ये लिखा NH3 पार ऊपर वो जो नंबर ऑफ मोल्स आया, नीचे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसके साथ 3 है तो ऊपर आ जाएगी, इसके साथ कुछ नहीं है तो पावर 1 होगी N की। सही, आगे चलते हैं, यूनिट्स पुट कर दीजिए। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ऊपर चूंकि 2 है तो वो भी 2 साथ आएगा। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सिंगल में रहेगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पावर 3 में आ जाएगी। ठीक है जी। सो ये वाला 3 पावर में से 2 इसके साथ कट जाएंगे। ये वाला जी कितने रह गया, इसकी पावर कितनी रह गई, 2 तो इसके साथ कट गई तो 1 रह गया पीछे। वो 1 और ये वाला 1 प्लस हो जाएंगे। आप मैथ में 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स आप जानते हैं कि एक जैसी टर्म्स जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 1 लिख ली जाती है और पावर स्क्वायर अप कर दिया जाता है, 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2। ओके, इसकी पावर ये बनी, ऊपर से तो सारा कुछ खत्म हो गया। 1 ओवर, अब इसको पावर को खोल लेते हैं, 1 ओवर मोल स्क्वायर डेसीमीटर, इसको पर हेक्सा डेसीमीटर कहेंगे। 6 3 होता तो क्यूबिक, 6 हो जाएगा तो हेक्सा डेसीमीटर। ठीक है जी, ये इसका यूनिट है। सो दोनों एग्जाम्पल से हमें पता ये चला कि हर रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट डिफरेंट होगा। सही। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यकीनन आपको हेल्प आउट किया होगा, आपको मदद मिली होगी। अगर आप देख सकते हैं मैं पसीने में पंखा बंद करके, दरवाजे खिड़कियां बंद हैं ताकि आपको साउंड क्वालिटी अच्छी मिल सके, आपको सुनने में प्रॉब्लम ना हो।
तो मैं पसीने में खड़ा होकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं 10th क्लास के तो प्लीज़ वीडियोस को सीरीज में देखिए। मेरी वीडियोस जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको पूरी उनकी प्लेलिस्ट बनी पड़ी मिलेगी सीक्वेंस में। सो एक सीक्वेंस में देखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं, किसी एक वीडियो को उठा के देखेंगे तो बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर एक लेक्चर प्रीवियस से रिलेटेड है। नए लेक्चर में पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की गई चीज़ों का जिक्र होता है, इसलिए प्लीज़ सीक्वेंस में देखिए। अगर आप वाकई ही सीरियसली आप इसको सीखना चाह रहे हैं तो ये था हमारे पास आज के लिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, मेरा आपको एक्सप्लेन करना जो है वो आपके लिए हेल्प आउट या हेल्पफुल साबित हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल फ्री है, ये आपको वीडियोस फ्री में मिल रही हैं, तो लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, कमेंट करने के भी कोई पैसे नहीं लगते, शेयर करने के भी कोई पैसे नहीं लगते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप मार्चिंग, मे गॉड ब्लेस यू।